वेस्ट बंगाल हैज चेंज्ड और ये हम सब ने रिसेंटली देखा है। लेकिन ये तो अभी अभी हो रहा है ना, इसके पहले भी वहाँ चेंज आया था। और वो कैसे हुआ था, कैसे वेस्ट बंगाल 1950s के इंडस्ट्रियल पावर हाउस से आज का बंगाल बन गया, ये काफी इंटरेस्टिंग है। वो आगे कैसे बढ़ेगा ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इस स्टेट का डाउनफॉल समझने के लिए ना हमें इसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने कहा कि 1950s में वेस्ट बंगाल इंडिया का इंडस्ट्रियल पावर हाउस था और उस जमाने में हावड़ा को शेफील्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। और वो इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ इतनी इंजीनियरिंग फैक्ट्रीज थी कि हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते थे। वहाँ सब कुछ बनता था, लिटरली सब कुछ, छोटे से छोटी मशीनरी से लेकर ट्रेन के इंजन तक सब कुछ वहाँ बनता था। नॉट जस्ट दैट, बंगाल का जूट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता था। हुगली नदी के किनारे लाइन से जूट मिल्स थी जहाँ लाखों लोग एम्प्लॉयड थे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया का पहला बड़ा स्टील प्लांट भी बंगाल में ही था। बर्नपुर और दुर्गापुर इन दोनों जगह ने भारत को लोहा दिया और इतनी चीजों की वजह से 1960s तक बंगाल इंडिया के टॉप 3 इकोनॉमिक स्टेट्स में से एक था। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस से लेकर बैंक्स के हेडक्वार्टर्स तक सब कुछ यही थे। एंड विच इज एग्जैक्टली वाई देश के इंडस्ट्रियल आउटपुट में अकेला बंगाल 30% शेयर रखता था। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, आज जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम मुंबई, बेंगलोर या गुजरात के बारे में सोचते हैं, एंड बंगाल गेट्स नोवेयर इन द पिक्चर। एंड दिस इज एग्जैक्टली द डाउनफॉल आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो द क्वेश्चन इज, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से फैक्ट्रीज बंद हो गई और इन्वेस्टर्स वहां से खिसकने लगे? तो यही पे ना हमें इसके बिटवीन द लाइंस को देखना पड़ेगा। इसके 3 मेन कारण थे। पहला था, द फर्स्ट शॉक केम इन 1953 विद द फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इंडिपेंडेंस के बाद सरकार एक नया नियम लेके आई। दे डिसाइडेड कि कोल, आयरन और स्टील जैसे रॉ मटेरियल्स देश में कहीं भी मिले, उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सरकार सब्सिडाइज करेगी। विच मीन्स कि अब कोल चाहे बंगाल में हो या चेन्नई में, फैक्ट्री ओनर्स के लिए उसका रेट सेम ही रहेगा। एंड दिस चेंज्ड एवरीथिंग। पहले फैक्ट्रीज बंगाल में इसीलिए लगती थी क्योंकि वहां रॉ मटेरियल सस्ता पड़ता था। पर इस पॉलिसी के बाद इन्वेस्टर्स को लगा कि जब रॉ मटेरियल्स हर जगह सेम रेट से मिल रहा है तो वो कहीं पोर्ट के पास या किसी मार्केट के पास फैक्ट्री क्यों ना लगाए। एंड इट वाज आल्सो लॉजिकल फॉर देम। बट इसका नतीजा ये हुआ कि इंडस्ट्रीज बंगाल से निकलकर गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे कोस्टल स्टेट्स में शिफ्ट हो गई। बंगाल से कच्चा माल तो निकलता था, पर बड़ी बड़ी कंपनीज और एम्प्लॉयमेंट दूसरे स्टेट्स शिफ्ट हो गए। एंड दिस ब्रोक द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ द स्टेट। ये पॉलिसी तो 1993 में खत्म हो गई, पर तब तक बंगाल को इसका बहुत नुकसान हो चुका था। दूसरा कारण था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टेट या कंट्री के लिए, वो था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। 1960 और 70s में मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म अपने पीक पर था। एंड आपने घेराव शब्द तो सुना होगा। यह वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बंगाल की वजह से ही आया था। मैनेजर्स को घंटों तक घेर के रखना और आए दिन स्ट्राइक्स करना, यह बहुत ही कॉमन बात हो गई थी। और इसी डर से बिरलास और टाटास जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स ने अपना फोकस बंगाल से शिफ्ट कर दिया। तीसरा है, और ये मोस्टली हम सब ने देखा होगा, एंड आई एम आल्सो प्रीटी श्योर कि आप सबको ये याद भी होगा, सिंगूर और टाटा नैनो। जब टाटा वहां अपनी फैक्ट्री लगाने गए तो लैंड एक्विजिशन को लेकर इतना पॉलिटिकल हंगामा हुआ कि उन्हें अपना प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। इस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को यह मैसेज दे दिया कि बंगाल में इंडस्ट्री लगाना रिस्की है। रिस्की छोड़ो, इट्स इम्पॉसिबल। सेंट्रल पॉलिसी हो या स्टेट पॉलिटिक्स, दोनों ने ही मिलकर बंगाल की हालत बिगाड़ी। आज भी बंगाल के पास पोटेंशियल है, डेफिनेटली है, बट द क्वेश्चन इज कि क्या वो अपना पुराना गोल्ड स्टैंडर्ड वापस ला पाएंगे?